वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इसमें एक मुसलमान शख्स पुलिस की गोली से मारा जाता है और एक प्रो गवर्नमेंट जर्नलिस्ट उसके बदन के ऊपर यानी उसके लाश के ऊपर जंप करता है और कूदता है। इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई, मगर शायद ही किसी जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट ने इसके जो वास्तविक कारण हैं, जो रियल इश्यूज हैं, उसको डिस्कस किया था। आज हम लोग इस वीडियो में ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके जो बड़े रीजंस है उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें हिस्ट्री ऑफ असम, कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, कंसेप्ट ऑफ माइग्रेशन, इसके अलावा जो मेन रीजन है इंक्रोचमेंट के और वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले असम की हिस्ट्री और बैकग्राउंड को समझते हैं। कस्तूरी भारद्वाज लिखती हैं कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1985 के अकॉर्डिंग असम के अंदर 115 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जिसमें बोडोज, बंगाली, अहम, सिंथाली आदिवासी मुख्य हैं। आजादी से अब तक असम भारत का सबसे अनस्टेबल स्टेट रहा है। 1947 से 1972 के बीच असम से 4 स्टेट टूट करके बने हैं, जिसमें त्रिपुरा, उसके बाद नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है। ये जो स्टेट असम से टूट करके बने हैं, इसकी बुनियादी वजह एथनिसिटी थी। ये जो असम के अंदर जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है, उसकी जड़ कहां तक है, उसके ऊपर एक रिसर्च स्कॉलर तारिक अनवर भाई कहते हैं। कहानी शुरू होती है 1837 में, जब असम में पहली बार चाय का बागान लगाया गया। 1841 में असम टी फैक्ट्री की शुरुआत हुई और 1850 के आसपास पूरे असम में चाय बागान का पूरा एक हब बन गया। अंग्रेज लोग उड़ीसा और छोटा नागपुर के इलाके से संथाली आदिवासियों को सस्ती मजदूरी पर लाकर इस इलाके में बसाने लगे। उसके बाद 1947 से पहले चूंकि सीमाओं का कोई बंधन नहीं था, इसलिए बंगाल के इलाके के भी लोग ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास लोअर असम में बसना शुरू हो चुके थे। जबकि जापानी शोधकर्ता मकिको किकोरी, जो कि नेली नरसंहार पर शोध कर रही थी, वह लिखती हैं कि लोअर असम का जो इलाका है, ख़ास तौर से नेली का जो इलाका है, वहाँ 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही अधिक धान उपज करने के लिए या अन्न को उपज करने के लिए अंग्रेज लोग बंगाल के इलाके से मज़दूरों को लाकर इन क्षेत्रों में बसाना शुरू कर चुके थे। इसलिए यह कहना कि सारे के सारे बंगाली लोग अप्रवासी है, ये वैध और सही नहीं है। आज़ादी से पहले ही इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स की फीलिंग असम के अंदर आ चुकी थी। ये जो नैरेटिव है, इसको काउंटर करके एक हेल्दी स्टेट बनाया जा सकता था, मगर जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक के लिए ऐसे रॉन्ग आइडियाज को और ज्यादा प्रोपेगेट करते हैं, तो स्थिति यानी सिचुएशन जाहिर सी बात है कि और खराब हो जाएगी। और ये एहसास और ज्यादा तब बढ़ जाता है जब उनको ये यकीन दिलाया जाता है कि ये जो आउटसाइडर्स हैं, ये बहुत जल्दी आपको आउट नंबर कर देंगे। देयर इज एन ओल्ड आइडिया ऑफ असम बीइंग फॉर द असम्स, फॉर द इंडिजिनस people of Assam, and the idea of the insider and the outsider have been playing out even before partition. It happened because there was a migration of a large number of people into Assam. They were brought in by the colonial administration to cultivate farmlands, and this gave rise to sense of insecurity among the local people that they would be outnumbered in due course by the people who were coming in. सन ऑफ सोइल और मिट्टी के बेटे के आइडिया ने बहुत ज्यादा पांव जमा लिया। इतना ज्यादा इसका पांव जमा, यानी ये आइडिया इतना ज्यादा प्रोपेगेट हो गया कि बहुत सारी मूवमेंट खड़ी हो गई। डिफरेंट जो मूवमेंट्स थी, जो तहरीकें थी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इतनी ज्यादा प्रेशर बनी कि गवर्नमेंट ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC कराने का फैसला किया। अब यहाँ पर हमें हिंदुस्तान में जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है उसे समझना बेहद जरूरी है। As per the Indian Constitution, anyone born and domiciled in India, or someone whose either parents were born here, or if this person was found living in India for more than 5 years till January 26, 1950, was considered a citizen by the virtue of the Constitution coming into force. But this cut-off date wasn't applicable to Assam. मगर असम के लिए ये रूल थोड़ा अलग है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के 6A के अकॉर्डिंग असम में 1971 के बाद जो भी आए हैं उन्हें इलीगल माना जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझें कि एक देश में एक चीज के लिए 2 कानून यानी 2 लॉ कैसे हो सकता है। आप इसको जस्टिफाई करने के लिए रीजनल सिचुएशन और एथनिसिटी को बेस मानते हैं और लॉजिक देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तब रीजन और रिलीजन और एथनिसिटी क्यों नहीं लॉजिक बनता है। खैर, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उसको डिटेक्ट करने के लिए NRC हुआ। इसमें 19 लाख लोग बाहर हुए। 19 लाख में से 7,50,000 हिंदू थे
जिनको सिटीजनशिप देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, यानी CAA। अब CAA इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितना ज्यादा वायलेट करता है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पर आप ये समझिए कि हिंदू माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने के लिए CAA कानून है। अब यहाँ पर फिर से आप NRC का जो रियल मोटिव है, जो उसका मकसद है, उसको याद करिए। इसका मकसद है माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करना। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक कानून से आप माइग्रेंट्स जो है उसका सिटीजनशिप छीनेंगे और दूसरे कानून से उनको सिटीजनशिप देंगे। मतलब ये है कि एक मर्तबा आप माइग्रेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं और एक मर्तबा उसको इलीगल कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो माइग्रेशन है उसका जो एक्चुअल कंसेप्ट है उसको समझना बेहद जरूरी है। माइग्रेशन क्यों होता है? सिंपली बिकॉज पीपल वांट गुड लाइफ एंड बेटर अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि माइग्रेशन कभी भी बुरी चीज नहीं है। इतिहास ये बताती है कि इंसानों ने हर दौर में माइग्रेशन किया है, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। इवन के रिसेंट रिसर्च ये बताती है कि आर्यंस बेसिकली ओरिजिनल इंडियन नहीं है, वो भी कहीं से माइग्रेट करके इंडिया आए हैं। अब आर्यंस कौन है? तो हिंदुस्तान में जो अपर कास्ट हिंदू हैं उन्हें माना जाता है कि वो आर्यंस हैं। इसके अलावा अगर आज के दौर में आप देखें तो इस वक्त 32 मिलियन NRI हैं, यानी हिंदुस्तान के लोग अब बाहर जाकर के माइग्रेट करके रह रहे हैं, यानी हिंदुस्तान के बाहर रह रहे हैं, जिसमें सिर्फ USA में यानी अमेरिका के अंदर 45 लाख इंडियंस रह रहे हैं। इसके अलावा UAE में 23 लाख इंडियंस रह रहे हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि वहां भी एक प्रोटेस्ट और वो लोग भी NRC करें और बोले कि भाई इनको इलीगल इमिग्रेंट्स कहा जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब यह है कि माइग्रेशन कोई बुरी चीज नहीं है, सिर्फ नेशनलिज्म के बाउंड्रीज की वजह से फेक नैरेटिव सेट करके माइग्रेशन को अब बुरा समझा जाता है और बुरा माना जाता है। अब यहाँ पर आप NRC के डेटा को फिर से याद कीजिए। 19 लाख लोग इलीगल इमिग्रेंट्स डिक्लेयर हुए थे, जिसमें 7.5 लाख हिंदू थे और सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे। अब 7.5 लाख जो हिंदू हैं, इस डेटा को आप ध्यान में रखिए और इंक्रोचमेंट का जो रियल रीजन है उसको हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। असम के अंदर सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा इशू रहा है और रिपोर्ट्स ये बताती है कि 4.7 लाख हेक्टेयर्स असम के अंदर भूस्खलन की वजह से वहां की जमीन बर्बाद हुई है। The flood situation in Assam has improved, but flood victims in several parts of the state are now battling river bank erosion, a phenomena that's caused nearly 8% of land mass loss. NDTV's Ratnadeep Chaudhary and Sanjay Chakrabarti report from Moregaon district, where over 4.5 lakh people were affected by floods this year. Village after village are now on the brink of being swallowed by the Brahmaputra. असम में लगभग हर साल बहुत ही खतरनाक और डेडली सैलाब आता है। 2004 में जो एक बहुत ही खतरनाक सैलाब आया उसमें 251 लोग मारे गए और 1 करोड़ 20 लाख लोग उस बाढ़ से प्रभावित हुए। इसके अलावा 2019 में जो सैलाब आया उसमें 36 लोग मारे गए और 57 लाख लोग उस बाढ़ से प्रभावित हुए। अब आप ये समझिए कि जब इतने लाख लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं तो क्या वो अपना डॉक्यूमेंट बचा पाएंगे? और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ कि वहां जितने भी यानी असम के अंदर जितना भी वायलेंस होता है, जितना भी राइट होता है और किसी भी अगर गांव पे अटैक हो तो उसकी एक खास पैटर्न ये है कि उस गांव में आग लगा दिया जाता है ताकि वो अपना डॉक्यूमेंट नहीं बचा पाए। बंगाली मुसलमानों और आदिवासियों के गांव में जब हमला किया जाता है तो एक खास पैटर्न देखा गया है। जब भी वहां हमला होता है तो उनके घरों में आग लगा दी जाती है या उन्हें उनका गांव छोड़कर पलायन करने पर मजबूर किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आगजनी के बाद जो उनके ज़मीन के कागजात है या दूसरे जो दस्तावेजात हैं वो जल जाते हैं और पलायन करने के बाद उन्हें शरणार्थी कैंप में रखा जाता है। सिर्फ 2012 असम वायलेंस में 500 से ज्यादा विलेजेस बर्बाद हुए, यानी उसमें आग लगा दिया गया, उसको लूट लिया गया और ऐसे अनगिनत दंगा असम में हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप फिर से 3-4 जो मैंने रीजंस बताए हैं उसको आप ज्वाइन कीजिए। सॉइल इरोजन, उसके बाद डेडली फ्लड और जो ऐसे दंगा होते हैं जिसमें गांव में आग लगाया जाता है। तो कैसे कोई आदमी अपने सिटीजनशिप के रियल डॉक्यूमेंट्स को बचा पाएगा? इसीलिए आप देखते हैं कि ये 7.5 लाख हिंदुओं का नाम NRC में नहीं आता है और बहुत सारे लाखों मुसलमानों का नाम नहीं आता है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जो गवर्नमेंट की जो जमीन पर बसने वाले लोग हैं या जो लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है उसमें जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे अगर मुसलमान भी हैं तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स ही होंगे। इन सब के बीच असम के मुसलमानों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा ये समझना बेहद जरूरी है। ओरिजिनल और माइग्रेंट्स का असल झगड़ा 1979 से शुरू हुआ जब मंगलाडोई एक जगह है, वहां के MP हीरालाल दत्ता का देहांत हो जाता है और उनके रीजन में री इलेक्शन होता है। वहां असम की 2 ऑर्गेनाइजेशन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और इसके अलावा एक और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ये ऑब्जेक्शन लगाती है कि वहां का जो वोटर लिस्ट है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया है
और वो ये डिमांड करते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से रिमूव किया जाए। यहाँ पर ये एक चीज समझिए कि ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल मूवमेंट था और इसका जो मकसद है उसको अचीव करने के लिए बहुत आसानी से इसे कम्युनल कलर दे दिया गया और कम्युनल फेस दे दिया गया और उसके बाद शुरू हुआ वहां पर मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम और वायलेंस। 18 फरवरी 1983 को असम के अंदर एक बहुत ही खतरनाक और भयानक कत्लेआम हुआ। सिर्फ 6 घंटे के अंदर गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3000 और अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 10,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जिसे आज हम नल्ली मसक्कर के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट ने जितने भी जो गुनाहगार थे उनको आम माफी दे दी और किसी एक को भी सजा नहीं हुई। आए दिन तब से अब तक असम के मुसलमानों के खिलाफ छोटे बड़े वायलेंसेज और राइट होते ही रहे हैं। अक्टूबर 1993 में 50 से ज्यादा बंगाली मुसलमानों को बम्बई में मारा गया। मई 1994 में कोकराझार में 100 से ज्यादा बंगाली मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। जुलाई 1994 में बारपेटा जिला में 100 से ज्यादा मुसलमानों को मारा गया। दिसंबर 1998 में कोकराझार में 23 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 2008 में उदालगिरी में 100 से ज्यादा मुसलमानों का मसक्कर हुआ। जुलाई 2012 में 20 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 2014 में भी ऐसे ही एक बहुत ही भयानक राइट हुआ। ये जो तमाम राइट्स होते हैं इसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना गांव छोड़ करके शेल्टर हाउस में या फिर कैंप्स में जगह लेते हैं, शरण लेते हैं और पीछे उनके गांव को आग लगा दिया जाता है जहां उनके डॉक्यूमेंट्स तो खत्म होने ही हैं। तो ये जो राइट्स हैं इससे ये समझ सकते हैं कि असम के अंदर जो बंगाली मुसलमान है या जो मुसलमान है उनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत है। First is classification. Now in the case of Assam, the classification is the Indian citizenry, including mostly Hindus in Assam, but also other religions, and then the Bengali Muslims. ये द जेनोसाइड वॉच के चेयरमैन डॉक्टर ग्रेगरी स्टेंटन हैं। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जहां भी जेनोसाइड होने वाला होता है उसके ऊपर नजर रखती है और स्टेट को वॉर्न करती है। उन्होंने 2019 में कहा था कि कश्मीर और असम के मुसलमान बिल्कुल जेनोसाइड के वर्ज पे हैं। वो ये कहते हैं कि कहीं भी अगर जेनोसाइड होने लगता है तो उसकी रूपरेखा क्लासिफिकेशन के द्वारा तैयार की जाती है और ये क्लासिफिकेशन हमेशा स्टेट के द्वारा होता है। आपको याद होगा 1982 में यानी 1982 में म्यांमार के अंदर एक सिटीजनशिप लॉ आया जिसमें रोहिंग्या के मुसलमानों का इस लॉ की वजह से सिटीजनशिप छीन लिया गया और उसके बाद उनके खिलाफ धीरे धीरे वायलेंस शुरू हुआ और 2017 में उनका कंप्लीट जेनोसाइड हुआ। 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को भाग करके दूसरे कंट्रीज में शरण लेना पड़ा। उसी तरीके से असम में एनआरसी में वहां पे जो मुसलमान हैं उनकी सिटीजनशिप छीन ली गई है। अब उनके पास कोई राइट नहीं है, या तो वो डिटेंशन कैंप में रहेंगे या उन्हें बाहर यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। रोहिंग्या जेनोसाइड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप उसे जरूर देखें। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि असम के जो मुसलमान हैं उनका जेनोसाइड शुरू हो चुका है। हमारी जिम्मेदारी ये है, ये जो एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और स्कॉलर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये जो फैक्ट नैरेटिव्स हैं उसके खिलाफ लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं। और ऐसा करने से हम असम के जो आम लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी जान बचा सकते हैं और एक हेल्दी स्टेट बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।